छत्तीसगढ़ में जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार आई है, तब से विपक्ष की शिकायत है कि विधानसभा का सत्र काफी छोटा रखा जाता है। हाल ही में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के सभी ज्वलंत मुद्दों को उठाया जाएगा। बीजेपी का कहना है कि इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से प्रदेश भर में हो रहे भ्रष्टाचार और बड़े मुद्दों को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। 18 जुलाई से 21 जुलाई तक छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आहूत है। पहली बात तो यह है कि सत्र ये बहुत छोटा है। संभवतः ये विधानसभा का अंतिम सत्र है, इसलिए विधानसभा का कम से कम 10 बैठक होनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हमारी यहाँ चल रही है। हम लोगों ने यह तय किया है कि इस मानसून सत्र में छत्तीसगढ़ की श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी इस सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। उस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ की जितनी भी मूलभूत समस्याएं हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं, भूपेश सरकार के जितने भ्रष्टाचार हैं, इन सारे चीजों को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हम सदन में तीखी बहस के माध्यम से हम जनता के सामने में लाना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी ओर इसे लेकर के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विपक्ष का अधिकार है अविश्वास प्रस्ताव लाना, लेकिन पहले झीरम घाटी, धान घोटाला और बैंक घोटाले मामले के जवाब दीजिए, उसके बाद सरकार पर आरोप लगाएं। इस गढ़ में किसानों को उनकी उपज का सबसे ज्यादा दाम मिल रहा है। भाजपा की सरकार में केवल और केवल 12 लाख किसानों से धान खरीदी की जाती थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार में 24 लाख किसानों से धान खरीदी की जाती है। विपक्ष का अधिकार है अविश्वास प्रस्ताव लाना, लेकिन उसके पहले विपक्ष को मेरा ये चुनौती है कि आपके ऊपर जो आरोप लगा है झीरम घाटी का, जो 36,000 करोड़ का नान घोटाले का, प्रियदर्शनी बैंक घोटाले का, पहले आप उसका जवाब दो, उससे आप बरी हो, इसके बाद सरकार के ऊपर कोई आरोप लगाओगे। छत्तीसगढ़ में तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा किसानों को यहाँ पर उनके उपज का दाम मिल रहा है। यहाँ 65 प्रकार के वनोपज का खरीदी हो रहा है, इनके सरकार में 7 प्रकार का होता था। आपके समय कितने किसानों का धान आप खरीद रहे थे? कि लगभग 12 लाख किसानों का, और हम खरीद रहे हैं 24 लाख किसानों से धान, तो आप आधा है। कुल मिलाकर एक बार फिर विधानसभा के सत्र और कई मुद्दों को लेकर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय तो कर लिया, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार भाजपा द्वारा लाया जाने वाला अविश्वास प्रस्ताव किन विशेष मुद्दों पर होगा और इससे प्रदेश की सरकार पर क्या और कितना असर पड़ेगा। IND 24 के लिए रायपुर से ब्यूरो चीफ नीति प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में 18 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई तक विधानसभा का मानसून सत्र होगा। फिलहाल मानसून सत्र तो अब तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इस मानसून सत्र को लेकर के प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के इस बार विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की ठान ली है। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव के क्या है मायने? अविश्वास प्रस्ताव से सरकार पर कितना पड़ेगा असर? कौन से विशेष मुद्दों पर बीजेपी लाएगी अविश्वास प्रस्ताव? अविश्वास प्रस्ताव पर भूपेश सरकार की क्या होगी काट? तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं, और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अजय गंगवानी जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र सिंह, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं
शुरुआत करना चाहूंगा गंगवानी जी से। गंगवानी जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि भाई पहली बात तो ये बीजेपी कह रही है कि जो आपने सत्र बुलाया है सत्र बहुत ही छोटा है, एक जवाब तो मैं इस पर चाहूंगा आपसे। और दूसरा, जो अविश्वास प्रस्ताव वाली बात आ रही है, क्या कहेंगे इस पर गंगवानी जी? देखिए दिव्यांशु जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कानून और संविधान पर विश्वास जताया है। सदन को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी सदन का पूरा सम्मान करती है। हमने हमेशा प्रश्नों के जवाब से, चर्चा से और पारदर्शिता से भागने का कभी प्रयास नहीं किया। यही कहीं ना कहीं मूलभूत अंतर है केंद्र की मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार का। आज हमने देखा कि किस प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार कोरोना के पहले लहर के समय कृषि के कानून लाने का प्रयास किया। जब वोटिंग की बात की गई तो वहां पे वोटिंग नहीं कराई गई। आज बहुमत का फायदा उठाकर बिना चर्चा के, बिना बहस के आज कृषि के काले कानून पारित कर देंगे। आज एक साल तक जब किसान सड़कों पे आए तो अपनी गलती का एहसास होता है। जब 700 किसान पर अपने एक सदस्य खोया, तो ये मूलभूत अंतर है इनकी और हमारी विचारधारा का। और ये आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते। आज कहीं ना कहीं न मीडिया से चर्चा करना चाहते हैं। आज ये कहीं ना कहीं सदन में न महंगाई पे चर्चा करना चाहते हैं, न बेरोजगारी पे चर्चा करना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों के फायदे के लिए कृषि के काले कानून की बात करूं, श्रमिक कानून की बात करूं, या ऐसे विधेयक जिससे सीधा इनको फायदा मिलता है, ये उसको पारित करने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के मंदिर का सम्मान करने का चेतना देश के हर पार्टी को दिखाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं मूलभूत अंतर है। दूसरा देखिए, कहीं ना मुख्य मुद्दे पे आ जाऊं, आज अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, इसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। आप गिनती के 13 विधायक है, ना आपके पास बहुमत है, ना कोई 4.5 साल में एक भी तथ्यात्मक आरोप आप सबूत के साथ लगाने में स्थिति में नहीं है, न कोई सत्य है, न कोई तथ्य है। और ये अविश्वास प्रस्ताव इनको तो पहली बार लाया गया दिव्यांशु जी। आज धरमलाल कौशिक की अध्यक्षता में जुलाई 2022 में ये 84 बिंदुओं पे आज अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, तब भी अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिरा। अभी भी आने वाले अविश्वास प्रस्ताव जो चाह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे मंत्री, हमारे विधायक जो है पूरी तर्कपूर्ण से इनको मुंह तोड़ और सटीक जवाब देंगे। इस बार कभी अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिरने वाला है। ये कहने के भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि न इनके पास बहुमत है। ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व जो आज छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे विश्वास नहीं जता रहा है, सिर्फ अपनी सक्रियता दिखाने के लिए, अपनी नाक बचाने के लिए विश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। ये बहुत अच्छे से आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, भाजपा के प्रवक्ता लखन चौधरी जानते हैं कि विश्वास प्रस्ताव में क्या होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे की राजनीति है। कोई राजनीतिक आरोप लगा के न छत्तीसगढ़ की जनता का भला होने वाला है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दिव्यांशु जी, लोकतंत्र में सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह विफल है। आप जनता के जोर से मुद्दों पे चर्चा कीजिए, बहस कीजिए, हम उसके साथ हैं। सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आप अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। चलिए ठीक है, आपकी बात पर मैं रिएक्शन ले लेता हूँ जी। रविंद्र जी, क्या कहेंगे गंगवानी जी की बात पर? बिल्कुल, मैं सारी बातों को सिलसिलेवार जवाब दूंगा। एक ही निवेदन है, हर बार करता हूं कि इनकी बात मैं सुनता हूं, बीच में ना बोलें, और आगे जाके बहुत विवाद भी खड़े करेंगे। इनको पहले तो मैं ये कर देता हूं, नहीं तो देखिएगा। अब रही बात कितना घमंड, और इनको यह कहते हैं 13 विधायक के लोग हैं, इनको 71 मतलब अपने विधायकों पे घमंड है ना, तो जरा लोकसभा का चर्चा कर लेना, जहां आप मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के रूप में भी नहीं हो। 52 या 54 में छत्तीसगढ़ में तो भाजपा मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के रूप में है। और सबसे बड़ी बात, 4 दिन का आप सत्र कर रहे हो, कौन सा बहुत ज्यादा कर रहे हो? सर्वाधिक कर्जा लेने वाली और चर्चा से भागने वाली ये सरकार और अनियमित खर्चा करने वाली हमको सिखाएगी। मुद्दों की कमी नहीं है और हमारा संवैधानिक अधिकार है। आपने सत्र बुलाया है तो हम अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे, अपने मुद्दों पे भी चर्चा करेंगे। आप हमको अविश्वास प्रस्ताव लाने से कैसे रोक सकते हैं? कैसे बोल सकते हैं कि वो गैर जरूरी है? हमारी मर्जी, क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर है आपने कहा, तो लोकतंत्र के मंदिर में हम अपने विचार अभिव्यक्ति का पूरा समर्थन करेंगे, आप रोक नहीं सकते। दूसरी बड़ी बात, अब जो मुद्दों की बात है, मैं बता रहा हूं कि इनका धान घोटाला दिखा, शराब पे 2000 करोड़ का घोटाला दिखा, पीएचसी का घोटाला दिखा। आज दिवांशी जी एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, आज एक असिस्टेंट मैनेजर प्रोसेस की रिजल्ट जारी हुई व्यापम से, आपको बताऊं 4 पेपर का सेट हुआ था, ABCD। पहला प्रश्न का एक सेट का सी आंसर, बी का सी आंसर, सी का सी आंसर, सारे चीज का 100 तक वही, न भूतो न भविष्यति। आज व्यापम ने भी अपने भ्रष्टाचार का अखंड रूप दिखा दिया। इतना पूरे देश और दुनिया में नहीं होगा, न कभी हो सकता। तो इनके भ्रष्टाचार इतने प्रचंड है, परत दर परत है, कि हम विधानसभा में खोलने के लिए बैठे, हमको मालूम है हमारी संख्या कम है, अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, लेकिन इनके पूरे कलई को खोलेंगे। असफल सरकार, फ्लॉप सरकार और पूरी निष्क्रिय सरकार, केवल घमंड और अहम की सरकार
सरकार, इनका रविंद्र पोल जी, खोलने के लिए हम अविश्वास प्रस्ताव ला रविंद्र रहे जी, थे। अगर प्रश्न पत्र जी। में कुछ गलती हुई है तो वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक भी तो हो सकती है। ये वो बहुत बड़ा प्रश्न भ्रष्टाचार से आपने कैसे पूछा। आप जोड़ रहे हैं उसे? नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या जी होता है। कोई परीक्षा आयोजित होती है, जी, 4 सेट का पेपर होता है, ए सेट, बी सेट, सी सेट, टी सेट। ठीक है, यदि प्रश्न क्रमांक 1 का ए में आंसर सी है तो बी में कुछ दूसरा होगा, उसमें भी सी है, सी में सेट में भी सी आंसर है, डी सेट में भी आंसर सी है। प्रश्न क्रमांक 2 उसके ए सेट में बी आंसर है, बी सेट में बी आंसर, सी सेट में भी बी आंसर, डी ठीक सेट। है, ठीक है, प्रश्न ठीक है, पत्र की गड़बड़ी नहीं है, ये मॉडल आंसर का है। और 1 से 100 प्रश्न तक चारों सेट का सबका उत्तर सेम है, ऐसा होता नहीं है। ये पहली बार हो रहा है ना, मैं बता रहा हूं। एक बार और हुआ था अजीत जोगी की सरकार के समय, जब उस समय पीएससी के पूरे प्रश्न एमपी से एससीटीज ले लिया गया था। तो ये सरकार अब जा रही है, जाते जाते भी भ्रष्टाचार करके जा रही है। ये एक हिमालयन की तरह भ्रष्टाचार का आयाम कायम करके जाएंगे, जिसको कोई नहीं तोड़ सकेगा। ठीक है, ठीक है, तो भ्रष्टाचार है रविंद्र और जी, स्पष्ट है कि ये भ्रष्ट जी जी जी, सरकार है। ये जो आपने अभी बात उठाई है ये काफी गंभीर बात है और इस पर मैं चाहूंगा कि लखन जी इस पर एक रिएक्शन दें। लखन जी, जो आपको मैं सेट दिखा में देता हूं, गड़बड़ी, अभी नहीं। जी जी जी, सेट में गड़बड़ी वाली बात जो रविंद्र जी कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर लखन जी? देखिए, यदि यदि ऐसा है दिव्यांशु जी, तो ये तो गंभीर मामला बनता है। और बिल्कुल, इस तरह की चीजें होती हैं तो व्यापम तो कटघरे में खड़ा होता ही है। उसका जो व्यापम के जो कर्ता धर्ता है, उसके जो परीक्षा नियंत्रक है, सबसे पहली जिम्मेवारी तो उनकी बनती है और उनको तत्काल सरकार को सस्पेंड करना चाहिए। क्योंकि ये यदि इस तरह की स्थिति है तो ये तो बहुत ही बड़ा गंभीर मामला है। बिल्कुल, लेकिन चूंकि अभी उस पर कोई ठोस तथ्यात्मक चीजें अभी सामने आई नहीं है, इसलिए अभी उस पर कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। रही बात अविश्वास प्रस्ताव के मामले में, तो मुझे लगता है कि देखिए 3 महीना बचा है सरकार को और इस अविश्वास प्रस्ताव का कोई खास मतलब है या कोई खास मायने होगा ऐसा लगता नहीं है। जी क्योंकि 3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं और मुझे लगता है कि भाजपा को ठीक है कि वो विपक्ष की भूमिका निभा रही है और जो है जनता के जो मुद्दे हैं उसको सदन में उठाने की उसकी जिम्मेवारी बनती है, तो उठाना चाहिए। लेकिन उन मुद्दों को सड़कों पर भी उठाया जा सकता है। और देखिए, पिछले साल पहली बार 2022 में भूपेश बघेल की सरकार के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, तो 3 साल तक इन्होंने जो है सरकार के विरुद्ध में कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया। ये अंतिम चुनाव के समय में इसका कोई मतलब नहीं है, वो भी जानते हैं और सब जानते हैं। मुझे लगता है कि इसके बदले में जनता की आवाज को लेकर सड़क पर ये जाएंगे तो ये ज्यादा प्रभावी होगा, बजाय कि इस तरह के अविश्वास प्रस्ताव लाने के। और इसका मकसद मुझे लगता है कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो संख्या होती है, इतिहास में दर्ज कराने वाली जो बात होती है, वही होगा ऐसा लगता है। क्योंकि रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने 5 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया था। तो अब जी, ये भी जो है जोगी जी के कार्यकाल में 2 बार लाए थे, अब ये दूसरा भूपेश बघेल की सरकार में, तो 4 बार इनके नाम भी दर्ज हो जाएगा। मुझे लगता है कि इससे अधिक और होना जाना कुछ नहीं है इससे, इस अविश्वास प्रस्ताव से। चलिए ठीक है, लखन जी ने तो कह दिया कि इस अविश्वास प्रस्ताव से कुछ होना जाना है नहीं है। ठीक है, मैं रविंद्र जी आपके पास आऊँगा, आपसे भी रिएक्शन लूँगा इस पर। पहले मैं गंगवानी जी के पास जाता हूँ। गंगवानी जी, अविश्वास प्रस्ताव तो वो ला रहे हैं, अब अविश्वास प्रस्ताव की काट क्या है आपके पास, कैसे क्या करेंगे आप? गंगवानी जी बताइए। देवांशु देखिए, देवांशु जी 2 से 3 चीजें महत्वपूर्ण है। लखन चौधरी जी वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो अविश्वास प्रस्ताव है उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा, सिर्फ अपनी नाक बचाने के लिए और अपनी सक्रियता दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। दूसरी बात, अविश्वास की बात यह है कि आज कौन 15 साल तक कमीशन खोरी भ्रष्टाचार करता रहा। आज रायगढ़ की भाजपा की कार्य समिति की बैठक में रमन सिंह ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया, भैया आप 1 साल के भ्रष्टाचार छोड़ दीजिए, 30 साल तक थका नहीं ला पाएगा। लेकिन डीएनए में जिसके खून में भ्रष्टाचार है उससे बाहर नहीं आएंगे। दूसरा देखिए, सबसे महत्वपूर्ण एक बात और स्पष्ट कर दूं, 2018 के विधानसभा के मानसून सत्र में एक प्रश्न के जवाब में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जवाब दिया था, एंटी करप्शन ब्यूरो, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, इन दोनों के द्वारा 217 प्रकरणों में 2 अरब 7 करोड़ 47 लाख 72 हजार की संपत्ति जब्त की। ये सिर्फ 4 साल के रिकॉर्ड है। अगर आप 15 साल का खंगालेंगे तो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला इनके द्वारा किया गया। ये इनके पोर्टल में अवेलेबल है, संसद की कार्रवाई में, सदन की कार्रवाई में अवेलेबल है, आप भी चेक कर सकते हैं, मैं भी लखन जी। ये स्पष्ट प्रमाण है कि इनके 4 सालों में 2 अरब 7 करोड़ का घोटाला होता है। और ये आज हम पे आरोप लगाने का प्रयास करते हैं। आज कौन छत्तीसगढ़ का नाम घोटाला करता है, कौन इंडिया प्रदर्शनी बैंक घोटाले में नारकों की सीडी
उमेश सिन्हा, जितेंद्र पटूर, रमन सिंह, अन्य 4 मंत्री और डीजीपी को करोड़ों रुपए रिश्वत की बात की। अजंता का टेप कांड, अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला, पनामा पेपर घोटाला, ई टेंडर घोटाला, डीकेएस घोटाला, 6.5 करोड़ का चिटफंड घोटाला। ये घोटालों की लिस्ट इतनी लंबी है, क्या डिबेट खत्म हो जाएगी? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, आप पीएससी घोटाले की बात कर रहे हैं, एक भी तथ्यात्मक आरोप लगाया क्या? आज 2003-2005 में जब भाजपा की सरकार थी, तब जो स्टूडेंट थे, जो अभ्यर्थी थे, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और तत्कालीन उच्च न्यायालय ने इस पर उससे अपने जो रिजल्ट था उसमें कहा कि तत्कालीन रमन सरकार जो स्केलिंग की गड़बड़ियां हैं, जो भ्रष्टाचार है, उसमें सीधे रमन सरकार शामिल है। पीएससी के चेयरमैन को हटा दिया गया। तब ये, क्योंकि अगर कोई अभ्यर्थी का हित प्रभावित हो रहा है तो हाईकोर्ट जाएगा। क्या एक भी अभ्यर्थी ने क्या कंप्लेन की? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी 3 महीने के बाद चुनाव है, राजनीतिक आरोप लगाने का प्रयास कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, भैया एक भी तथ्यात्मक आरोप दिखाइए, कोई सबूत पेश कीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। दूसरी छोटा सा ले रहा हूँ, 2000 करोड़ के शराब घोटाले की बात करते हैं। क्या ईडी ने कहीं कोई रिजल्ट दिया कि भैया कितने शराब आपने दुकानों में छापे मारे, कितनी आपको नकली बोतलें मिली, क्या शराब की गड़बड़ियां मिली? कोई भी तथ्यात्मक आरोप ईडी ने नहीं कर रहे। घूम फिर के बात वहीं आ रही है कि कोई भी तथ्यात्मक आरोप नहीं है। ठीक है, मैं रिएक्शन ले लेता हूँ। रविंद्र जी क्या कहेंगे अजय जी की बात पर? अजय जी को तो पहले मैं एक चीज बता दूं, उनके ऊपर अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा अदालत का। 2003 की पीएससी की लड़ाई ना, रोड पे भी मैं लड़ा, सड़क पे भी लड़ा, कोर्ट पे भी मैं गया। उस याचिका को लेकर जाने वाला मैं था और वहां इन पर्सन खड़े होकर जीतने वाला मैं था। हमने हाई कोर्ट से उस केस को जीता। मैं याचिका करता था वहां का। आप कैसे बोल दिए? नहीं देखिए, अभी इनको चुप रहने बोलिए, इनको चुप रहने बोलिए। ऐसा डिबेट नहीं होगा, आप चुप रहे। गंगवानी जी, रविंद्र जी ऐसा नहीं, रविंद्र जी ऐसा नहीं होगा। डेकोरम मेंटेन करते हैं। एक मिनट, रविंद्र जी की पूरी बात हो जाने दीजिए, मैं फिर आपके पास वापस आऊंगा। गंगवानी उनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अरे रविंद्र जी, रविंद्र जी क्रोधित मत होइए, आराम से अपनी बात रखिए। गंगवानी जी आप भी शांति से उनकी बात सुनिए। टीवी डिबेट में ऐसा करते हैं, बताइए। अब सुनिए, एक मिनट उनकी बात सुनिए। याचिका करता था वहां तो कोर्ट ने नहीं कहा कि स्कैनिंग में रमन सिंह जिम्मेदार था। ये अभी अदालत की अवमानना कर रहे हैं क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला लगा है। इनके ऊपर कोर्ट का अवमानना का लग जाएगा। टीवी डिबेट में बैठ के झूठ बोलते हैं। मैं जी अब आप साथ में बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। उनको उनकी पूरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। सुन लीजिए, दूसरी बात, मैंने पीएससी का जवाब दे दिया। इतना झूठा मैंने आदमी नहीं देखा। दूसरा एक चीज, 15 साल में बोलते हैं हमारे भ्रष्टाचार के ऊपर इतना हुआ, इतना सारा भ्रष्टाचार। 4.5 साल से किसकी सरकार है? हाथ क्यों बंधा हुआ है आपका? ईडी आपकी एंटी करप्शन ब्यूरो है। ये मत दिखाइए मुझे। पुलिस इनकी है, सत्ता इनकी है, सरकार इनकी है। हमने भ्रष्टाचार किया तो आप गिरफ्तार करिए। आप कब तक ये देखिए, ये बहस है क्या? भगाइए भैया ऐसे लोगों को। ऐसा बहस करेंगे चलेगा क्या? मैंने बार बार हमेशा डिबेट खराब करते, ऐसा नहीं चलता है। क्या बताइए, मैं बोलता रहूं? ऐसा होता है क्या? जब मैं जवाब दे रहा हूं तो सुनिए। आप चाहते हैं आप झूठ बोलते रहे। 15 साल यदि हमारे तो 4.5 गंगवानी जी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। 4.5 साल हो गए इनकी सरकार, अब जाने की बारी। यदि हमने भ्रष्टाचार किया तो आरोपों को ये सिद्ध क्यों नहीं करते? पकड़वाते क्यों नहीं है? एफआईआर क्यों नहीं करते? 15 साल पहले विपक्ष में थे तब चिल्लाते थे ऐसा भ्रष्टाचार। अब तो जिम्मेदारी है ना, आप करते क्यों नहीं गिरफ्तार? बोलने से होगा क्या? अब तो जिम्मेदारी है आपके पास, उस जिम्मेदारियों को निभा लीजिए, छोड़िए। और सबसे बड़ी बात, हम केवल वो विधानसभा में हल्ला नहीं करते हैं, हम जनता के मुद्दे को लेकर जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना पे जो भ्रष्टाचार हुआ, जो गड़बड़ी, उसके लिए पूरा हमने विधानसभा घेराव किया। पीएससी के मामले पे रोड पर आए, हम गौठान गए, इनके पोल खोले, हम सड़क पे भी काम कर रहे हैं, हम विधानसभा में भी काम कर रहे हैं। इनकी पूरी असफलता जो है परत दर परत खुल चुकी है। हमको जहां मंच मिलता है, जिस मंच में मिलता है, भारतीय जनता पार्टी उसको उठाने में कोई कमी नहीं करती। इनके में दम नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, भ्रष्टाचार है वहीं जहां पर भूपेश सरकार है, और स्पष्ट है कि ये सरकार भ्रष्ट है। आज व्यापम का रिजल्ट देख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ पूरी दुनिया में, कहीं अभी 2 घंटा पहले आया है, और व्यापम उसके व्यापम के 50 बता दूंगा मैं। और सुनिए जरा सुन लीजिए। और हमको बोलते हैं ना हमारे भ्रष्टाचार में डीएनए है। आपका 2G कॉमनवेल्थ हम गिनाने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, यही दिन खत्म हो जाएगा। ये दिन क्या है? ये क्या है बताइए आप? ये क्या बोल रहे हैं आप? चलिए बोलते रहिए आप। अभी 30 मिनट ले लीजिए। लगातार झूठ कितना सुनने की, आप कितना बार टोके हैं बताइए? मैंने सुना है, रविंद्र जी भी देख रहे हैं,
दिव्यांशु जी भी देख रहे हैं आप। सुनिए, अरे एक बात तो सुन लीजिए। कम से कम बहस कर लीजिए। आरोप प्रत्यारोप ठीक है, आप लगा सकते हैं, आपका अधिकार है, एक दूसरे पर लगाइए, लेकिन मेरा कहना यह है कि कोशिश कीजिए कि तथ्यों के साथ अपनी बात रखी जाए, फैक्ट्स के साथ अपनी बात रखी जाए। मैं दिव्यांशु जी क्या तथ्यों के साथ नहीं रख रहा हूँ? 2000 करोड़ का घोटाला विधानसभा में 6000 करोड़ का घोटाला स्वीकार हुआ। मोहन मरकाम जी के प्रश्न पर इनके मंत्री ने विधानसभा में जवाब दिया, डीएमएफ में गड़बड़ हुआ करके घोटाला हुआ। मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? और तथ्यों की बात करूंगा तो फिर किसानों पे चला जाऊंगा तो फिर बहुत सारी बातें हो जाएंगी। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। कितना बड़ा झूठ बोल दिया कि रमन सरकार को डायरेक्ट स्केलिंग की गलतियों पे ये इतना बड़ा झूठ बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं याचिका करता था, मैंने उस केस को लड़ा है। और तो ये ऐसा नहीं होता है दिव्यांशु जी। मैं हर चीज, अच्छा इंदिरा प्रियदर्शनी का बोल रहे थे, उसके पूरे डायरेक्टर तो कांग्रेस के थे और कोर्ट ने आदेश दिया स्वीकार करते हैं। मैं रिएक्शन ले लूं, हम स्वीकार जवाब ले लेता हूँ। कोर्ट से भी आया, हम उसका स्वीकार करते हैं, स्वागत करते हैं। इनके तरह चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं। चलिए, और उसके पूरे डायरेक्टर इंदिरा प्रियदर्शनी के कांग्रेस के लोग थे। ठीक है। गंगवानी जी क्या कहेंगे? देखिए, चार बातें स्पष्ट कर दूं। ये कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं कर रहे। आज छत्तीसगढ़ का नान घोटाला होता है, 106 पेज की डायरी मिलती है। सीएम सर, सीएम मैडम, ऐश्वर्या सिद्धांत जी, जब चालान पुटअप होता है तो 100 पेज गायब हो जाते हैं। आखिर किसको बचाने के लिए 106 पेज की डायरी में 100 पेज गायब हो जाते हैं? मेरा पहला तथ्य, इंडिया पेडेस्ट्री बैंक घोटाले में उमेश सिन्हा ने नारकोटिक सिटी में स्पष्ट उसने कहा, भैया रमन सिंह को मैंने 1 करोड़ दिया, बिजमल जी को 1 करोड़ दिया, अमर गांव को 1 करोड़ दिया, रामविचार नेता को 1 करोड़ दिया, टीजीपी को 1 करोड़ दिया। आज क्यों आप चालान पुटअप के संदर्भ में नारकोटिक सिटी हटा देते हैं? इनको शांत करें दिव्यांशु जी, ये अपना चैतन्य दिखाए। और दूसरी बात देखिए, आज कहीं ना कहीं इंडिया पेडेस्ट्री बैंक घोटाला खुल रहा है, न्यायालय ने रास्ता खोला है। आज हम कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी कार्रवाई तीसरी रास्ते में धर्मलाल कौशिक आज ये कह रहे हैं क्यों जांच नहीं हो रही है? आप बता दीजिए, आपके नेता धर्मलाल कौशिक क्यों झीरम की जांच को बाधित कर रहे हैं? क्यों छत्तीसगढ़ के नान घोटाले की जांच को बाधित कर रहे हैं? आखिर किसको बचाने के लिए, किसके इशारे पर, किसके जवाब दूंगा? ठीक है, मैं आपकी बात पर जवाब ले लेता हूँ। बिल्कुल ये झीरम घाटी पे ठीक है गंगवानी जी गठन का जी बोलिए, निशिकांत लीजिएगा थोड़ा सा। जी बोलिए, रविंद्र जी बोलिए। अब देखिए, आप बताइए, उच्च न्यायालय का निर्णय पढ़ लीजिए जाके। प्रश्न पूछने जवाब भी नहीं दे सकते, ऐसे में डिबेट अच्छा नहीं होता। ये तरीका गंगवानी जी अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं जवाब ले लूं जी। अब SIT पे इन्होंने सही राय देंगे आपको। ठीक है पहले एक एक करके मैं रिएक्शन लेता हूं। रविंद्र जी पहले आप बोलिए, फिर मैं लखन जी के पास जाऊंगा। जी रविंद्र जी बोलिए। दिव्यांशु जी, इन्होंने एक लाइन कहा कि क्यों धर्मलाल कौशिक जी SIT को रुकवाने गए थे। क्यों गए थे मैं बता रहा हूं, क्योंकि जुडिशियरी कमेटी का रिपोर्ट आया था। वो कमेटी के रिपोर्ट को 6 महीने में विधानसभा के पटल पर रखना था। जब उसका पटल पे नहीं रखा गया, आपने दूसरा SIT गठन कर लिया, सार्वजनिक नहीं किया, इसलिए हम गए वहां। उन्होंने क्लियर किया मेरे जाने का कारण क्या है SIT का, क्योंकि रिपोर्ट सार्वजनिक आपने किया नहीं और दूसरा न्यायिक आयोग को आपने गठन कर दिया। तो ऐसा होता नहीं है, ऐसा प्रोसेस चलिए ठीक है, इसलिए SIT ठीक है गंगवानी जी। रविंद्र जी समय की बाध्यता है, मैं जल्दी से एक रिएक्शन लखन जी से ले लूं। लखन जी, अभी आपने रविंद्र जी की भी बात सुनी, गंगवानी जी की भी बात सुनी, क्या कहेंगे इस पर? जल्दी से एक रिएक्शन आपकी तरफ से। जी देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं भाजपा के पास जिसको लेकर सड़क पर लड़ाई जो है लड़ रही है। और जिस तरह से ये PSC का मामला आया था और उसके बाद आज जिस तरह से ये व्यापम की बात आ रही है, तो ये तो निश्चित रूप से गंभीर मामला है और सरकार को इस पर जो है संज्ञान में लेते हुए तत्काल मुझे लगता है कि परीक्षा नियंत्रक पर कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, PSC का जो मामला हुआ था उसमें परीक्षा नियंत्रक पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अब ये व्यापम का एक दूसरा मामला आ गया है। और इसके पहले भी जब 2003 PSC वाला मामला आया था तो उस समय रविंद्र सिंह जी ने इस मामले को पूरा सुप्रीम कोर्ट तक लिया था। तो मुझे लगता है कि जो है रविंद्र सिंह जी अभी व्यापम के मामले को भी, PSC के अभी के मामले को भी जो है आगे ले जाएंगे। लेकिन चूंकि अभी वो एक पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, पहले उस समय क्या है वो एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में जो है एक स्वतंत्र कार्यकर्ता के रूप में थे, तो अभी एक चूंकि एक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में है, इसलिए जो है कांग्रेस भी अब उन पर सवाल उठाएगी। लेकिन बहरहाल मुझे लगता है कि इस अविश्वास प्रस्ताव के वो कोई खास मायने नहीं है और जनता भी इस चीज को जानना चाहती है। अब सारी लड़ाई सड़कों पर होगी और ठीक है जो है
चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहाँ समाप्त करना चाहूंगा। तो कुल मिलाकर के एक बार फिर से विधानसभा के सत्र और कई मुद्दों को लेकर के प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय तो कर लिया है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार भाजपा द्वारा लाया जाने वाला अविश्वास प्रस्ताव किन विशेष मुद्दों पर होगा और इससे प्रदेश की सरकार पर क्या और कितना असर पड़ेगा। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार। Thank you.